Good evening, friends. Today we are starting our new chapter. That name is Organization Diagnosis Tools and Techniques. अब इसमें हमारे ये सारे इतने सारे टॉपिक्स हैं ना, तो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे क्योंकि ये चैप्टर वरना एक वीडियो में काफ़ी लेंदी चला जाएगा। तो इसको 2 पार्ट्स में मैं अपलोड करूँगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस मैंने इससे पीडीएफ के थ्रू इसको बताऊंगी सिंपल वे में ताकि आपको समझ आ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस एक इफेक्टिव वे है ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द करंट परफॉर्मेंस, जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आई है, और जितना आपने स्टैंडर्ड एस्टिमेट किया था यानी कि डिजायर्ड परफॉर्मेंस, उस दोनों के बीच में ब्रिज करने के लिए गैप। ठीक है, उसको हम कहते हैं डायग्नोसिस या फिर करेक्टिव एक्शंस, करेक्टिव स्टेप्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन के डायग्नोसिस of an organization. Now the purpose of organization diagnosis is to establish widely shared understanding of a system and based on understanding determine whether change is desirable or not. क्या changes उसमें organization में हमने जो सोचे हैं, जो हमने समझे हैं, जो हमने डिटरमाइन किए हैं, क्या वो हो भी सकते हैं, डिजायरेबल है भी, इतना हमारा बजट है भी या नहीं। इन सब को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक इनपुट डालते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, फिर उसके बाद उस डिज़ाइन करते हैं उस कंपोनेंट को, और फिर जो आउटपुट निकल कर आता है हम उसको देखते हैं वो इफेक्टिवनेस शो कर रहा है, एफिशिएंसी है, रखता है या नहीं। तो इनपुट्स क्या है हमारा, जनरल एनवायरनमेंट, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये दोनों इसमें और भी ऐड कर सकते हैं जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर वगैरह गए, इनपुट हो गए। डिजाइन कंपोनेंट में देखो हमारे ये स्टेप्स, मतलब कि उसको बोल सकते हैं हम, इसके कंपोनेंट्स हैं कि स्ट्रक्चर, कल्चर, स्ट्रेटेजी, टेक्नोलॉजी और एचआर सिस्टम यानी कि ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। ठीक है, ये हमारे कंपोनेंट है। ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इलेबोरेट कर सकते हैं ताकि हमें समझ भी आए। इसको मैं कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझ आए। जो जो मैंने कलर किया ना, ये मेन है, मतलब ये एक आप उसके एक डायग्राम के थ्रू इसको समझा सकते हो कि ये है। ठीक है, सबसे पहले इनपुट्स हो गए, फिर हमारा हो गया डिज़ाइन कंपोनेंट्स, जो जो हम उसमें कंपोनेंट्स डाल पुट करेंगे, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, कल्चर, एचआर सिस्टम, टेक्नोलॉजी और आउटपुट। इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल डायग्नोसिस क्या प्रोवाइड करता है हमें, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का डायग्नोसिस है हमें प्रोवाइड करता है टूल्स फॉर इफेक्टिव डायग्नोसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ठीक है, स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इजी वे में मैंने इसको वो किया, डिफाइन किया ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये हमें टूल्स बताता है ताकि हमारी जो डायग्नोसिस हमने सोचे हैं क्या वो इफेक्टिव वे में हो रहे हैं या नहीं, क्या हम कल्चर को और स्ट्रक्चर जो हमने सेट किए हैं, ऑपरेशनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिटरमाइन कर पा रहे हैं या नहीं। कुछ मैंने इंपॉर्टेंट मॉडल्स भी पुट कर दिए हैं कि आप इनको पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। इससे आपको पक्का 20 मार्क्स अगर क्वेश्चन वो उन्होंने ऐड कर करके पार्ट्स में दिया है, तो अगर ये 5 मार्क्स का है तो 5 आउट ऑफ 5 ईजी वे में ले 1984। ठीक है, नाउ ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम, ये क्या होता है, सब सिस्टम। यहाँ पे मैं इसको सब सिस्टम लिखना था। ठीक है, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, अभी हमारे जो काम का है वो करते हैं पहले। तो जैसे एक डॉक्टर डायग्नोस करता है ना कि उसके पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, वह उसी तरह से हमें ऑर्गेनाइजेशन में देखने पड़ते हैं। जो हमने जो भी प्रॉब्लम्स हमें फेस हो रही हैं, जो डायग्नोस हमने किया है, क्या ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट को असाइन करते हैं ना उनकी ड्यूटीज पर कि आप हमें बताओ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। उन फिर वो क्या करते हैं, सिम्टम्स अगर उनको दिख जाते हैं तो उसकी फिर टेस्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट करने के बाद उनको बोलते हैं कि ये ये हमारे पास एविडेंस है, इससे हमें पता चला कि इस
फर्म में ये काम करने के बाद ये दिक्कतें आ रही हैं, जिसको हम किस वे में कैसे उसको यूटिलाइज करें पावर को, कि हम इसको इजीली करेक्ट कर सकते हैं, करेक्टिफाई कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं और दोबारा से इजी वे में हम अपने फर्म के सारे ऑपरेशंस को चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस एक एक्सरसाइज होती है, अटेम्प्ट टू मेक एन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सब सिस्टम एंड प्रोसेसेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। ये था मेरा 2 पार्ट्स का। देखो, ऑर्गेनाइजेशन को ना इन्होंने पीरियोडिक रूटीन एक्सरसाइज में और पीरियोडिक मेडिकल चेकअप इस तरह से बताया गया है कि ऐसे हम डायग्नोस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और इसने ये भी बोला है कि 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। किस किस पार्ट में? पहला है हमारा सब सिस्टम जो मैं बता रही थी, और दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। ठीक है, तो यही था मेरा। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉमन पर्पस, एक अकम्प्लिश करने के लिए गोल को, ठीक है, उसके लिए फॉर द ऑपरेशन टू रन सक्सेसफुली, ताकि सक्सेसफुली हो सके। अब देखो इसके सब सिस्टम्स क्या क्या है? स्ट्रक्चर, विजन, स्ट्रैटेजी, कल्चर, जैसे कि HR सिस्टम्स हो गए, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया हमारा, ज्योग्राफिक कंडीशंस हो गई हमारी, ठीक है, जैसे कि लोकेशन कहाँ कहाँ लोकेट है, और आगे अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। देखो, इसने बोला है कि सबसे पहले जो हमारा ये होता है ना स्टेप, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस हमारा डायग्नोस का सबसे पहला स्टेप होता है। ऑब्वियसली सबसे पहले जब आप ऑर्गेनाइजेशन को एनालाइज करोगे, उसके कंपोनेंट्स, उनके फंक्शंस को, तो वही तो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव डायग्नोसिस का पहला स्टेप होगा। जैसे जैसे आपको पता चलेंगे कि क्या क्या स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और पोटेंशियल हैं ऑफ ईच सब सिस्टम नीड टू बी एग्जामिन्ड, उनको पहले एग्जामिन करोगे तभी तो आपको पता चलेगा हम क्या कौन कौन से प्रोसेस को कंटिन्यू करें, कौन कौन से को डिसकंटिन्यू कर दें। ठीक है, तो अब जैसे हमारे बेचर्ड हमारे एक वो है मॉडल को देने वाले कि डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर सब सिस्टमैटिक या सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिमांड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स। ऐसे एनालिसिस क्या करते हैं? 2 ब्रॉड एरियाज में करते हैं। कैसे? जब जैसे अभी मैंने बताया, सब सिस्टम पे जो कि नेचुरल टीम होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे टॉप मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च ग्रुप, ठीक है, ये सारे लेवल के। और दूसरा होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। इसमें आपको लिखने के लिए बहुत सारा मिलेगा, बहुत ईजी है। ठीक है, एनालिसिस क्या बोला था मैंने? जैसे वो बोलेंगे कि एक क्वेश्चन देंगे इग्नू वाले कि व्हाट इज द फर्स्ट या व्हाट आर द स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। पहले देंगे व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन डायग्नोसिस एंड व्हाट आर द इतना, ये एक डायग्राम के साथ। उसके बाद आप इसमें मॉडल्स भी पुट कर सकते हो जैसे मैंने बताया। फिर हमारा आया सब सिस्टम और प्रोसेसेस। ठीक है, अब देखो सब सिस्टम में क्या लिखा है इन्होंने कि पहला सब सिस्टम हमारा ये है कि जो बनाता है टोटल ऑर्गेनाइजेशन को। सब सिस्टम में भी नेचुरल टीम्स जैसे टॉप मैनेजमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रिसर्च ग्रुप, जो भी लेवल है जैसे टॉप मैनेजमेंट के, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के और वर्कफोर्स। ठीक है, सेकंड एरिया है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। प्रोसेसेस नाम से पता चल रहा है किस किस प्रोसेस में होगा? डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, कम्युनिकेशन पैटर्न में, स्टाइल, रिलेशनशिप बिटवीन इंटरफेसिंग ग्रुप में। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, द सेटिंग ऑफ गोल्स एंड द प्लानिंग मेथड। ये हमारे क्या हो गए? प्रोसेसेस हो गए। इसको सिर्फ 2 लाइनों में लिखना है, ज्यादा इनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन सब सिस्टम में, यहाँ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला, जब बहुत सारे डिपार्टमेंट, सब यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अभी हमने बताया प्रोडक्शन, पर्सनल मटेरियल, मार्केटिंग, अकाउंट्स, मेंटेनेंस एंड ट्रेनिंग, ये सारे क्या है? हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बेस्ड होते हैं कि कैसे हमारा सिस्टम को डिवाइड करना है। जैसे हमारा एक अगर मैनेजर है तो वो किस तरह से अपने जो डिपार्टमेंट है उनको डिस्ट्रीब्यूट करे कि उसके सारे सुपरवाइजर, सारे एम्प्लॉयज़ को काम मिलता रहे एंड स्मूथ वे में उनकी सारी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क इजीली चलते रहें। ठीक है, तो वो किस किस को अलॉट करेंगे? ऑब्वियसली प्रोडक्शन मैनेजर को भी करेंगे एंड फाइनेंस मैनेजर को करेंगे, अकाउंट मैनेजर को करेंगे, मेंटेनेंस मैनेजर को करेंगे एंड सुपरवाइजर को करेंगे, तभी तो उनका सारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ना। इसको आप एक ऑब्वियसली एक डायग्राम के थ्रू बना सकते हो। जैसे सब सिस्टम को कैसे चला सकते हैं कि ऊपर लिख दो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हम चलते हैं, हम जो मैंने बताया था आपको सब सिस्टम में ज्योग्राफिक यूनिट्स, नॉर्थ ईस्ट उसकी लोकेशन। नेक्स्ट है फंक्शनल बैकग्राउंड बेस्ड सब सिस्टम, जैसे इंजीनियरिंग की सर्विस, नॉन इंजीनियरिंग ग्रुप, टीचिंग फैसिलिटी, फैकल्टी, रिसर्च स्टाफ लाइन, ये सब हो गया। तीसरा हमारा एक्सपीरियंस कितना है, एजुकेशन बेस्ड सब सिस्टम, किस किस बेस्ड पर हम उसके सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं ना, बस इसमें वही है, डिवीजन बेस्ड जैसे प्रोडक्ट बेस्ड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेस्ड, केमिकल, डिवीजन, ऑटोमोबाइल, एसेसरीज, ये सब, पर्सनल, एचआरडी, ठीक है, ये सब है। लेकिन मैंने अभी इसमें और ऐड किया है स्ट्रक्चर हो गया जैसे हमारा, ठीक है। सब सिस्टम क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर, विजन, स्ट्रैटेजी और कल्चर। अगर आपको वो इतना समझ नहीं आ रहा ना तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, वैसे वो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या होती है, स्ट्रैटेजी हमारी होती है पॉलिसीज, प्रोसीजर्स। स्ट्रैटेजी इज हायरिंग राइट पीपल, कैसे आप पूरी भीड़ में से स्टाफिंग एक्यूरेटली एंड इफेक्टिवली करते हो। स्टाफिंग क्या होता है, चूजिंग द राइट पीपल, चूजिंग या फिर हायरिंग अ राइट पीपल टू इट्स राइट प्लेस एट द राइट टाइम, ठीक है, ये होता है हमारा क्या, स्टाफिंग। तो यही होती है हमारी स्ट्रेटेजी कि हम कैसे हायर करें राइट पीपल को, ट्रेनिंग करें उनको, एम्ब्रेस विजन, चमकाएं अपना विजन, कंपनी का कल्चर, ठीक है, कैसे उस फ्यूचर को ब्राइट करें। और विजन, हमारा विजन क्या होता है, इन्वॉल्व करता है मिशन। मिशन देखो विजन से छोटी टर्म है, ठीक है। मिशन हम सिर्फ एक टाइम पर बना सकते हैं, लेकिन विजन हमारा एक फ्यूचर को, ब्रॉड बैंड को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। आपका भी मिशन एंड वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। विजन डिस्क्राइब व्हाट कंपनी इज, क्या आप हो, व्हाट आर पर्पसेस, आपका क्या पर्पस है एमबीए करने का, एंड वेयर दे वांट टू गो इन फ्यूचर, और आप कहाँ फ्यूचर में जाना चाहते हो। अब आया समझ। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसमें इसी तरह है ये, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब इन सब बेसिस पे सब सिस्टम है। वो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, समझा दिया, ताकि आप उसको ऐड कर सको पेपर में। कुछ ना समझ आए तो इससे आपको समझ आ जाएगा कि जो हमारे सब सिस्टम थे वो, हाँ, स्ट्रैटेजी भी थी हमारे, ये भी था, स्ट्रैटेजी भी थी, मिशन भी था, विजन भी था, स्ट्रक्चर था, कल्चर था, ठीक है। अब हमारी इलस्ट्रेशन किस पर बेस्ड है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस, जैसे कम्युनिकेशन, कैसे आप एक, देखो, वन वे होगा या दोनों तरफ से होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल या लेटरल, ऐसे करके। हाउ मच ओपननेस एग्जिस्ट इन कम्युनिकेशन, इसके कोई एक दो पॉइंट उठा लेना, उसके बाद आप गोल सेट, जो कम्युनिकेशन है उसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देना। अगर आपको आता होगा, मतलब समझ आ रहा होगा तो ठीक, वरना आप मुझे बता देना, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी यूट्यूब पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा गोल सेटिंग, क्या कैसे गोल सेट करें, कैसे, कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए। इन्हीं क्वेश्चंस को ना आप एक उसमें असर्शन सेंटेंसेस में कर दो एक्सप्लेन, ठीक है, कि कितनी क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे गोल्स में, किसको प्रोवाइड करना, कौन प्रोवाइड करेगा हमें गोल्स, कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए उस गोल सेटिंग की, और उसके प्रोसेस क्या होने चाहिए, ठीक है। पार्टिसिपेट, मतलब लीडरशिप स्टाइल क्या होना चाहिए, कि ऑटोक्रेटिक होना चाहिए या पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेटिक होना चाहिए, ये सब है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है रोल क्लैरिटी, कि कैसे एम्प्लॉयज तुम्हें से अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, जब आप उनका ट्रांसफ़र करोगे, जब आप उनको प्रमोशन दोगे, जब आप उनको बोनस दोगे, जब आप उनको मोटिवेट करोगे, इस वे में आप क्या करोगे, उनके रोल को क्लैरिफाई कर पाओगे, ठीक है। पीरियोडिक चेंजेस जब आप उन पे करेंगे तो जैसे टाइम टू टाइम हर चीज़ को चेंज की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही आप एम्प्लॉयज़ को चेंज दोगे तो वो ऑब्वियसली उससे मोटिवेट होंगे और अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कल्चर, नॉर्म्स और वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशन में जो वाइडली शेयर करते हैं, ठीक है। अगर आपको इन सबको समझ आ रहा है तो ठीक, वरना आप मुझे बता देना, मैं आपको इसके इजी वे में इसी तरह नोट्स के ये पीडीएफ ऐसे शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो एक बार आप इनको पढ़ लेना, अगर समझ आए तो ठीक है। वर्क मोटिवेशन इसी तरह से है।
अब पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस, पर्पस क्या है? सबसे पहले एनहांस करना जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस। डायरेक्ट बेनिफिशियरी इज द रिसर्चर और एनालिस्ट रेदर देन इन ऑर्गेनाइजेशन। सच स्टडी एम एट एनहेंसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। अब देखो, जब आप एनहेंस करोगे जनरल अंडरस्टैंडिंग और फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपने क्या बोला कि हमें रिसर्च डिपार्टमेंट में अगर कुछ आपको एफिशिएंसी लानी है तो उसके लिए क्या करोगे? आप उसको समझोगे ना, अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले तो आप रिसर्च से रिलेटेड जो भी प्रोफेशंस होंगे उनको हायर करोगे, उनका क्या करोगे? इंटरव्यू लोगे, ठीक है। उनको अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाओगे अच्छे सुपरविजर से, अच्छे स्पेशलिस्ट से। जब उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड हो जाएगी, उनको एफिशिएंसी आ जाएगी, वो अगर प्रोफेशनल बन जाएंगे, तो फिर आप क्या करोगे? उनको बोलोगे कि स्टडी करो ऑर्गेनाइजेशन को इजी वे में, इफेक्टिव वे में इनको निखार सकें। तो अंडरस्टैंड करो, एनहांस द अंडरस्टैंडिंग और सोसाइटी एज रिफ्लेक्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन। प्लान करना ग्रोथ के लिए और डाइवर्सिफाई करने के लिए। नाम से पता चल रहा है ग्रोथ यानी कि एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। डायग्नोस्टिक स्टडी इसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, प्लानिंग ग्रोथ के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए और एक्सपेंशन के लिए। अब ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस क्या करता है? रिवील करता है कि तुम में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है। उस वीकनेस और थ्रेट्स को हटाने के लिए वो आपको क्या करेगा? हेल्प करेगा। ग्रोथ में, डाइवर्सिफाई में आपको वीक स्पॉट बताएगा जो आपको ज़रूरत है रिमूव करने की। इन द न्यू प्लान्स प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जो स्ट्रक्चर डायमेंशंस टू बी केप्ट इन माइंड, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रक्चर, पीपल, सिस्टम, स्टाइल, टेक्नोलॉजी, जो इम्प्लीकेशन करता है हमें कि ताकि हम इसको इजीली ग्रोथ कर सकें। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड प्लानिंग जनरल, ठीक है। कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में चलाएं, इम्प्रूव करें और प्लान करें जनरल के इम्प्रूवमेंट्स। तो ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस may be used for improving the general efficiency of organization on the basis of the diagnosis made out of the analysis action step, जो कि इनिशिएट करते हैं हम in terms of toning up administration, introducing new management system। देखो, इम्प्रूव करना है ना आपको ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस और प्लानिंग, तो आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा आपका मैनेजमेंट का स्टाइल कैसा है, आपके मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है, सिस्टम कैसा है, प्रोसेस कैसा है, ठीक है। रीस्ट्रक्चरिंग सम पार्ट्स, ठीक है। ट्रेनिंग, एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चर एंड टीजर। इजी वे में आप क्या करो? इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियसली अपने एक्सपेंडिचर को कम करो, यानी कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन करो जो टाइम सेव करते हैं, चेंज करते हैं पर्सनल पॉलिसीज, ठीक है। इन स्टेप्स को आप क्या करोगे? आप पॉइंट लगा के ऐसे ऐसे करके इनको डाल सकते हो कि पहले वे में हम क्या करेंगे? इंट्रोड्यूस करेंगे मैनेजमेंट सिस्टम को, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करेंगे, इसके लिए एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड स्ट्रक्चर, टीजर, इंप्रूवमेंट इन जनरल हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो whenever subsystem department units fall sick और start, जैसे हम स्टार्ट करते हैं क्रिएटिंग प्रॉब्लम डायग्नोसिस ऑफ अंडरटेकिंग विद अ व्यू टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ प्रॉब्लम एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। अब सिक यूनिट, कम्युनिकेशन ब्लॉक, पुअर परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट, फ्रीक्वेंटली अकरिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिपार्टमेंट, रिपीटेड फेलियर अगर हो गया, और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस, फ्रीक्वेंट वायलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म, तो ये सब क्या करते हैं? हमें एक डायग्नोसिस, दोबारा से हमें डेविएशंस जो आ रही हैं उनको रिमूव करने में, उनके लिए एक नया प्रैक्टिकल स्टेप लेने में हमें बहुत हेल्प करते हैं, ताकि पूरी ऑर्गेनाइजेशन हमारी स्मूथली अपने ऑपरेशंस को चला सके। इजी।
नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस पर्सपेक्टिव। देखो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, सोशियोलॉजी सोशल साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव, मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव, वहां पे देखना कि आपको समझ आता है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, इंटरप्रीट करता है इकोनॉमिकल, मतलब जो इंटरनल में इकोनॉमिक कंडीशन है जो फेस कर रही है कंपनी। क्या क्या इकोनॉमिक फेस करती है इकोनॉमिक कंडीशन कंपनी, जैसे इन्फ्लेशन, डेप्रिसिएशन, ये मतलब डिप्रेशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, या फिर अनसर्टेनिटी, ऐसे करके जो हमें आज पता है कल का नहीं पता, कंटेंजेंसी। ठीक है, तो इकोनॉमिक गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट, उसके ही आउटपुट को क्या करना, मैक्सिमाइज करना, और एफिशिएंसी गिवन इट्स कंस्ट्रेंट, एफिशिएंसी को उसी तरह उसी रेट पर कांस्टेंट कर देना। इट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो डिटरमाइन करता है कि हम स्कार्स रिसोर्सेज को, जैसे हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, स्कार्स रिसोर्सेज को कैसे हम डिटरमाइन करें और ऑप्टिमम करें उनका यूज, ताकि कि जो हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चलता रहे। ठीक है, आगे आने वाली फ्यूचर पीढ़ी को दिक्कत ना हो। कंपेयर वेरिएबल ऑल्टरनेटिव्स, बहुत सारे जो हमारे ऑल्टरनेटिव्स हैं उनको कंपेयर करना। इकोनॉमिक एनालिसिस हेल्प इन डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो मैंने बता चुकी, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, अब समझ आया इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है। अब यहाँ पे पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं कि फोकस करता है प्राइमरली ऑन यूज ऑफ मनी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन पैटर्न्स, प्राइसिंग डिसीजन। इजी। नेक्स्ट देखो, पर्टिकुलरली हेल्प करता है फॉर द फर्स्ट 3 ऑब्जेक्टिव, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके हैं। किस किस में, प्राइसिंग में, ये इसकी आर्ट की दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो एलोकेट करना कंजम्पशन पैटर्न्स में। ठीक है, ये 3 में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब भी ये प्रॉब्लम आएगी तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशन में दिक्कत होंगी ना, उससे हम किसको, ऑर्गेनाइजेशन के जो हमने पढ़ा अभी एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस, तो इससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लास्ट अपनी लाइन यही डाल देना। क्या लाइन लिखोगे कि however when it comes to problem not all types of organization problem can be answered by economic analysis but if they are related to, अगर वो रिलेट है किससे, मनी एलोकेशन से, या फिर रिसोर्स एलोकेशन से, या प्राइसिंग डिसीजन से, तो ये हमारा इकोनॉमिक एनालिसिस बखूबी बताएगा, एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस। ये डील करता है किससे, टैक्टिक्स एंड स्ट्रेटेजीज एम्प्लॉयड by the individual groups in organization as well as organization itself in the quest of power। कितनी इसके पास पावर है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, आइडियोलॉजीज को यूज करने की, कमिटमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन को दे चुके हैं उसको सॉल्व करने की। नाउ जैसे इकोनॉमिक एनालिसिस होता है ना, पॉलिटिकल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉलिटिकल एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग मैनी सॉफ्टवेयर स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इससे पढ़ते हैं। पॉलिटिकल एनालिसिस हमारा क्या है, अकॉर्डिंग टू मिन्सबर्ग ने हमें क्या बताया कि ये सिर्फ दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का प्रोसेस है अलोंग विद नॉर्म्स, फॉर्मल अथॉरिटी एंड एक्सपर्टीज। अब जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल एनालिसिस है वो रेफर करता है एक वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज जो एसोसिएट होती हैं विद द यूज ऑफ इन्फ्लुएंस टैक्टिक्स टू इम्प्रूव पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल पे, जो पॉलिटिकल स्किल को यूज करते हैं वो ज़्यादा बेटर गेन करते हैं पर्सनल पावर एज वेल एज मैनेजिंग स्ट्रेस को मैनेज करने में भी ज़्यादा पावरफुल रहते हैं और जॉब डिमांड्स को पूरी करने में देन किसके बजाय जो कि पॉलिटिकल वेवर्स होते हैं, पॉलिटिकल नेव। ठीक है, ये कौन होते हैं, यानी कि जो ऑनेस्टी होते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी जो बखान करते हैं, उनसे ज़्यादा ये जो पॉलिटिकल स्किल्स को हायर करते हैं और अपने अंदर
यूज़ करते हैं ना, इन स्किल्स को अपने अंदर बखूबी यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, बेटर गेन इन पर्सनल पावर एज वेल एज डायग्नोसिस में और जॉब डिमांड, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब में ज़्यादा ऊपर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है सोशलॉजिकल और सोशल साइकोलॉजिकल बेस्ड एनालिसिस। ठीक है, ये क्या होता है, फोकस करते हैं सोशल बिहेवियर पे ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, द फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप हैबिट्स, नॉर्म्स और वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस ऑफ सोशलाइजेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, बिहेवियर इश्यूज आर स्टडीड। इसमें समझ आया कि सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव में क्या क्या है, जैसे कि वैल्यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गए, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन हो गए, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक्स, प्रोटेस्ट, बिहेवियर, ये सब हो गए। ठीक है, sociological analysis help in understanding organization in the research or study purposes for planning growth or expansion, especially local decision, कैसे कौन सी जगह पे रहना है इसका डिसीजन, रिक्रूटमेंट, स्ट्रक्चरल डिसीजन, डिपार्टमेंटेशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करना है उसका। ठीक है, ये हो गया सोशल साइकोलॉजी, एक बार पढ़ लो। ये डील करता है किससे, सोशल। नेक्स्ट, ये क्या होता है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस इज क्रिटिकल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड सक्सेस। ये समझ आया, सोशल इंटरेक्शन के साथ डील करता है कैसे इंडिविजुअल और उनके ग्रुप्स को बात करनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे बनाना चाहिए, कैसे एस्टेब्लिश करना चाहिए, एनालिसिस करना इंडिविजुअल के बिहेवियर को, इंटरपर्सनल इंटरेक्शंस को, वो क्रिटिकल जो कि अंडरस्टैंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस चल रही है, सक्सेस हो रही है या नहीं। ठीक है, अब हमारा आता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशनल मैनेजमेंट ये ब्रांच किस चीज़ को इंक्लूड करती है, बिजनेस पॉलिसी को, स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट को, प्रोडक्शन ऑपरेशंस को, मैनेजमेंट पर्सनल को, मैनेजमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और डायनामिक्स को। ठीक है, अब देखो ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो एडमिनिस्टर करती है ऑर्गेनाइजेशन को, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन करती है, यानी कि डे टू डे जो वर्क है उनमें हेल्प करती है। ठीक है, ये होता है एडमिनिस्ट्रिंग। नाउ इन सच ऑर्गेनाइजेशन टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस या जो भी लोग हैं मैनेजमेंट है एंड इवन लोअर मैनेजमेंट पोजीशन आर हेल्ड बाय प्रोफेशनल पीपल। दे हैव प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, यानी कि उनके पास डिग्रीज हैं, टेक्निकल स्किल्स हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी मशीन्स को इन सब को कैसे हैंडल करना है उन सब की उनके पास नॉलेज है, और ऑल्सो गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस इन द मैनेजिंग बिजनेस अफेयर्स, कैसे बिजनेस ऑपरेशंस को चलाना है इसकी भी अच्छी खासी उनके पास एक्सपीरियंशियल पावर है। ठीक है, ये है हमारे प्रोफेशनल। ठीक है, नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट है ओडी और तो जैसे जैसे हमारे पास स्पेशलाइज नॉलेज होती है उस फील्ड की, जैसे ह्यूमन इश्यूज अकर होते हैं ऑर्गेनाइजेशन लाइफ में जो बनाते हैं एक बहुत ही ज़रूरी इनको यूज़ करने के लिए, मतलब इन एबिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए, तो हम जैसे जैसे हमारे पास डायमेंशंस होते हैं मटेरियल, मनी, और वो इजी टू डील विद कंक्रीट रिजल्ट, तो हम क्या करते हैं उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं इजी उस वे में ताकि हमें इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि इफेक्टिव और एफिशिएंट रेट ऑफ रिटर्न मिले। ठीक है, ये भी एक कला होती है ना कि किस तरह से आप कौन से रिसोर्स को कहाँ एलोकेट करते हो और आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न वापस मिलता है। ठीक है, आपको कितना % प्रॉफिट होता है, जितना आपने सोचा उससे ज़्यादा होता है या उससे कम होता है, ये आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छी से स्टडी करते हो, कितने अच्छे से आप उसको कंटिंजेंसी को समझ पाते हो, आपको कितना लॉस या प्रॉफिट में आप जाने वाले हो। अब जो ओडी पर्सपेक्टिव है ना वो फोकस किस पे करते हैं, एग्जामिनिंग एटीट्यूड्स पर, नॉर्म, वैल्यूज, सिस्टम, प्रोसेसेस जो एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये हमारा देखो क्या एक्सटेंट है, ओपननेस, कोलैबोरेशन, ट्रस्ट, ऑटोनॉमी, प्रोएक्शन, ऑथेंटिसिटी, कन्फ्रंटेशन, कैरेक्टराइजेशन, ये सारे इसी में ही है हमारे। देखो आगे पढ़ेंगे आप मेथड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ये देखो ये ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, मतलब ये क्वेश्चन यार है,
एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड, सर्कुलर अप्रेजल रिपोर्ट्स, ये सारी ये कह रहे हैं कि हम अपने अलग दूसरे ब्लॉक में इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम भी इनको अलग ब्लॉक में इसको एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी वरना ये चैप्टर लंबा हो जाएगा ना, हम इससे अच्छा तो हम उसके साथ ही पढ़ेंगे जब हमें दिया हुआ होगा। अब क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है वो सारी प्रोफेशनल की, मैनेजमेंट की, और जो भी हमने सारी ऊपर टर्म्स पढ़ी है ना, ओडी एप्लीकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट और हमारी पॉलिटिकल एनालिसिस, ये सबको थोड़ा अच्छे से रीड आउट करने की, समझने की इन टैक्टिक्स को बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको क्या करो, यहाँ से भी पढ़ सकते हो और आप इनको उस वाली ब्लॉग से भी पढ़ सकते हो, तो आपको समझ आ जाएगा इजीली। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।